नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में एक इशू तो रहेगा आज, एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आने की ज़रूरत है, जिसमें एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। इसके आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर्स को और जो आर्म फोर्सेज है उनको कितनी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो एक थोड़ा सा हम लास्ट में देखेंगे कि गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ जो हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसमें। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मेकिंग इंजीनियरिंग ग्रेट अगेन। आर्टिकल को लिखा है अनुराग मेहरा जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली AICTE के जो चेयरमैन हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे, जब उनका एक इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि हम जिस तरीके से इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते हैं उसमें केवल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट मीन्स कोडिंग और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इन पे बेस्ड ही हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कोर इंजीनियरिंग, दैट मीन्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ी मिसिंग है, वो भी आ जाती है। तो बोला इन तीनों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि कोर इंडस्ट्री स्ट्रगल क्यों कर रही है, तो उसके पीछे जवाब ये आता है कि जो स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो होता है अच्छी पेमेंट वाली जॉब्स। तो बोलो वहाँ पर ये कोर जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं ये अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं स्टूडेंट्स को। इवन जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले भी लेते हैं वो फिर बाद में कोडिंग में लग जाते हैं, कोडिंग में या एनालिटिक्स में, और फिर अल्टीमेटली घुस जाते हैं कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में। तो बोले ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक बात नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम एक तो ये आ रही है कि जो ये आप कह सकते हो कोर डिसिप्लिन जो है जिसमें इंजीनियरिंग के, इनमें एक तो आउटडेटेड कैरिकुला पे डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तक भी अपडेशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना अपडेशन सॉफ्टवेयर्स में होता है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इंडस्ट्री रेडी जो एजुकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब जब कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि जाते ही उनको रिक्रूटमेंट मिल जाए। पर होता क्या, आपको सच्चाई पता है कि रोट लर्निंग होती है, रटो, आंसर दो, एग्ज़ाम पास करो, सेमेस्टर पास हो गए और फिर बाद में जाकर के अल्टीमेटली आप ब्रिज कोर्स करो, फिर उसके बाद में आप नौकरी के लायक बनोगे। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? आज की जो परिस्थितियाँ उनको ध्यान में रख करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी, इन तीन प्लेटफॉर्म्स को, इन तीन आइडियाज़ को इन कोर सेक्टर्स के साथ में या कोर ब्रांचेस के साथ में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। जिससे क्या होगा, एक तो जो आज की टाइम पे जो स्टार्टअप्स का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये कोर सेगमेंट या कोर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस अपना पार्टिसिपेशन दे पाएंगी। फिर इसके आगे बताया जा रहा है कि कोर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, ये जो कोर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो इसमें ये कहते हैं ना कि हाँ भाई सिलेबस बहुत पुराना है, वही रिपीट होता चला जा रहा है। पर एक बड़ी काम की चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि ये जो कोर ब्रांचेज होती है ना इंजीनियरिंग की, इनमें इनका जो सिलेबस, जो पुराना सिलेबस है आप उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि इनके बेसिक प्रिंसिपल्स वो के वो चल रहे हैं, कुछ भी नया चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, नया जो आ रहा है उसका ऐड होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पुराना कन्वेंशनल जो आप कह सकते हो सिलेबस या कैरिकुलम सिस्टम है उसको तो आप कंटिन्यू करते ही हो, प्लस अपडेशन की ज़रूरत और होती है, एडवांसमेंट की ज़रूरत और होती है। तो अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में एडवांसमेंट टाइम टू टाइम आता रहे तो अपने आप ही ये कोर ब्रांचेस भी रेलेवेंट बन जाएंगी। इसका मतलब आउटडेटेड नहीं कह सकते एग्जिस्टिंग सिलेबस को, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे। अब जैसे मैं एक बुक का नाम लूँ, मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो या किसी और ब्रांच में जा रहे हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, EMFT एक सब्जेक्ट पढ़ो, तो वो सब्जेक्ट आपको कोर है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप उसमें एडवांसमेंट कैसे ला सकते हो वो एक चीज़ अलग हो जाती है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड वर्चुअल रियलिटी, इनको आप ऐड कर सकते हो। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आपको पता है ऑटोमेशन पे चले जाते हैं कि मशीनें खुद से लर्न करें, खुद से काम करें। मशीन लर्निंग में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कनेक्टेड पार्ट मानो एक तरीके से, जिसमें कोडिंग करवा करके फिर आप काम करवा रहे हो। वर्चुअल रियलिटी का मतलब कि जो चीज़ें एक्चुअल में आपको दिखेंगी उन चीज़ों को आप रिज्यूम करके सॉफ्टवेयर पे डेवलप करके कर लो। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं,
जैसे एक आर्किटेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने सॉफ्टवेयर्स पे पूरी बिल्डिंग को और इनको डिज़ाइन कर लेते हैं 3D में, और फिर वो दिखा देते हैं कि भाई वाकई में ऐसा कुछ होगा अगर आप ये मकान इस तरीके से बनवाते हो, तो वो वर्चुअल रियलिटी हो गई। अब उस चीज़ को एज इट इज़ अगर मशीन्स में ऑपरेट किया जाए, आई मीन एज इट इज़ अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए मकान बनवाने के टाइम पे, तो वो आपको ऐसे कैसे अपीयरेंस दिखेगी। तो वो एक्यूरेट तो नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं एक वो तो आइडिया तो लग ही जाएगा ना कि हाँ क्या चीज़ बन जाएगी। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर बेस्ड डिज़ाइन है, जो देखो सॉफ्टवेयर डेवलप करना कंप्यूटर साइंस के जो कोडर्स हैं उनका काम हो गया। अब उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एडवांसमेंट में काम करना, जैसे कोई सर्किट बनाना है, सर्किट को सिमुलेट करना है, सर्किट को जब सिमुलेट किया तो उसका मॉडल तैयार हो जाना कि क्या हमें आउटपुट मिल जाएगा, इतना करंट फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा, डिजिटल सर्किट्स की तैयारी कर लेना, ये चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं। तो बोले ये चीज़ आप मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करो। ठीक है, स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको थोड़ा सा हमें एनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोर ब्रांचेस लेते हैं ना, वो बच्चे भी अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सॉफ्टवेयर या एनालिटिक्स सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो शिफ्टिंग रोकने की ज़रूरत है, और शिफ्टिंग रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, एक तो उनको ग्रेजुएशन के टाइम पे ही उनको एम्प्लॉयबल बना दिया जाए, इंडस्ट्री रेडी हो जाएं, और दूसरी चीज़ आ जाती है कि जॉब मार्केट भी बनना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज के 10 साल पहले जो लेबोरेटरीज चल रही थी कॉलेजेस में, वो लेबोरेटरीज आज भी चल रही हैं, जहाँ पर केवल एक लीनियर फंक्शन को रिपीट किया जाता है, पहले ये कर लो, पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, ये कर लो, मतलब वही चीज़ें बैक टू बैक रिपीट हो रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और जो चीज़ें रूटीन की हैं, जिसमें आप टेस्टिंग करते हो, मान लो कोई भी कंपनी की बात भी हम करें फॉर एग्जांपल, तो कंपनी में भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्शन होता है, ठीक है, जो कोर इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनीज है, वहाँ पे केवल रूटीन टेस्ट किए जाते हैं। अब रूटीन टेस्ट करने को आप अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलोगे तो ये कितनी बड़ी झूठ है, क्योंकि सच्चाई तो क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ इनोवेटिव किया जाए, बट इनोवेशन के नाम पर कुछ नया हो नहीं रहा है, पुरानी जो चीज़ें हैं वही रिपीट हो रही है। इसलिए आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट्स नहीं डेवलप हो पा रही, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स में स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए, किसमें, कोर्स इंजीनियरिंग ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो। ठीक है, और अगर कोई नया मटेरियल बनता भी है, नई चीज़ कोई बनती भी है, तो वो थ्योरी में ही रह जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और इसके लिए फंड की अलोकेशन प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, फिर एक बात की जा रही है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है कि इंजीनियरिंग से पास आउट बंदा जो है वो डेफिनेटली खुद का स्टार्टअप डाल ले तो बढ़िया है। तो राइटर सीधी सी एक बात बोल रहे हैं कि स्टार्टअप डालने के पीछे कोई खुद के सपनों की बजाय ये रहता है, जो भी यूथ होते हैं उनका दिमाग में, कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लेंगे, एक नया आइडिया लेकर के जाएंगे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाएंगे। तो जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही बनाने हैं और किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना है, और वो फिर क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ देंगे, ड्रॉप आउट कर देते हैं, और ड्रॉप आउट जो है फिर वो अपनी ज़िंदगी एक चीज़ पे लगा देते हैं लगातार। उसके चक्कर में क्या हो जाता है अल्टीमेटली कि नुकसान ये होता है कि एक तो सोसाइटी में ये एक माहौल बना हुआ है अभी फ़िलहाल, मतलब अभी का जो ट्रेंड है कि जो अपनी ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ करके अपने बिजनेस में लग जाता है, वो सबसे इनोवेटिव आदमी है। तो राइटर यहाँ पर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप ही अकेली ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को ठीक कर सको। दूसरी चीज़, स्टार्टअप्स को स्टार्ट करते हैं तो वो पैसों के लिए करते हैं, तो उनको फिर बाद में ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत आइडिया लेकर के और अपने काम में लग जाते हैं। तीसरी चीज़, क्या सारे स्टार्टअप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाते हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 100 स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं तो 5 स्टार्टअप्स को थोड़ी बहुत फंडिंग आती है, 95 तो फेल होते हैं, ये है रेशो। तो बोले एम्प्लॉयबिलिटी बनानी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, केवल स्टार्टअप से काम हो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ये आता है कि टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचिंग जो है इंजीनियरिंग एजुकेशन में वो इम्प्रूव होनी चाहिए, पर इम्प्रूवमेंट के नाम पर रूटीन काम होते हैं। सारा लेसन प्लान तैयार कर लो, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस को आप कैसे यूज़ करते हो टीचिंग में, बेसिक सॉफ्टवेयर को कैसे रन करवाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, इनके बारे में केवल समझा देना,
इनका यूज़ क्या है टीचर को भी नहीं पता, और टीचर खुद इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग लेने की कोशिश करे तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओवरऑल क्या है कि एक प्रॉपर मैनर में AICTE के द्वारा एक गेम प्लान तैयार किया है जिसमें 8 से 10 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए हुए हैं, जिसमें एग्जामिनेशन सिस्टम में एक तो रोट लर्निंग से रिमूव कर करके एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेकर के जाना, क्योंकि ये रोट लर्निंग वाला जो मुद्दा है ना, ये तो हर जगह पे अप्लाई होता है। इसमें एक सिंपल सा होता है, सेमेस्टर एग्जाम आ गया ना, हर 6 महीने से एग्जाम होता है, तो वन सेकेंड तो सेमेस्टर एग्जाम आता है तो उससे पहले 2-4 दिन पहले से पढ़ाई शुरू होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिए जाते हैं, रट लेते हैं, छाप के आ जाते हैं और उतने में पास हो जाते हैं, बस पास होने का। अब एक सबसे बड़ी क्या है कि बैक टू बैक हर 6 महीने में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं 6 महीनों में, कि हर 6 महीने में पढ़ना पड़ता है। और 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स मिनिमम हमारे यहाँ पर है, तो 6-6 महीनों में लगभग हर 6 महीने में 6 से 7 सब्जेक्ट आप नए पढ़ते हो। तो आप खुद देखो कि नया सिलेबस 6 से 7 सब्जेक्ट्स का, तो फिर वो किताबों में उलझे रहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच इतनी बनी नहीं पाती है। अच्छा है, फिर वो किस चीज़ में जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि जॉब कहाँ मिल रही है ना। जबकि चाहिए क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए भाई, सीधी सी बात है। क्रिटिकल थिंकिंग होगी तब इनोवेशन आएगा, नहीं तो जो पुराना सिलेबस है वही रिपीट होता रहेगा, इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग को रिलैक्स चाहिए होता है, फ्री टाइम होगा, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे, तो अपने आप ही इन कोर ब्रांचेस में इनोवेशन भी आएगा, कुछ नया एडवांसमेंट भी ऐड होता चला जाएगा। अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ऐसी परिस्थितियों में हमें पहले तो प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए। तो इन प्रॉब्लम्स की बात करें तो फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम तो ये है कि मीनिंगफुल इनोवेशन के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग फ्री चाहिए। फ्री कहाँ से होगा, सबसे पहले तो स्कूल एजुकेशन। इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं जहाँ पर लोग केवल रटना पसंद करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम पास करते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे, अब जिस टाइम पे भी बोर्ड क्लासेस आती है तो उस टाइम पे या तो वो कोचिंग में घुस जाते हैं, या फिर गिनती के वो सब्जेक्ट्स, उन टॉपिक्स को ही तैयार करते हैं जिन टॉपिक्स के उनके परसेंटेज अच्छे से आ जाए। तो एक एजुकेशन को हमने कैसा सिस्टम बना दिया है, मैकेनिकल एजुकेशन। तो जो कि केवल बोर्ड एग्जाम पर ध्यान दिया जाता है, एक स्टूडेंट का क्या क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए स्कूल टाइम पे, वो वहाँ पर हो जाती है ठप। ठीक है, फिर उसके बाद में 12वीं पास होने के बाद में बच्चे को डाल दिया जाता है कोचिंग में, और कोचिंग में भी फिर वही बैठ करके एक टेबल पे बैठ करके अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वो निकाल चुके होते हैं, जहाँ पर क्रिएटिविटी की बजाय रिपीटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो बोला प्रॉब्लम ये आ रही है कि मीनिंगफुल और इनोवेटिव मैनर में स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि मिसिंग है। दूसरा ये पॉइंट बताया जा रहा है कि फैकल्टीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और फैकल्टीज़ की शॉर्टेज को आप कहीं पर भी देखो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेजेस में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और फैकल्टी तीनों की कमी रहती है। बजट एलोकेशन प्रॉपर रहता नहीं है। फिर ऑप्शन ये है कि भाई जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, एडुटेक कंपनीज़, उनके साथ कोलैबोरेट करो और फिर वो कंपनियां पढ़ा देंगी। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? एडुटेक क्या कोई पेनेसिया है कि रामबाण इलाज है जो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगी, जो कि कैंपस लेस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आप ऑनलाइन पढ़ा करके एक इंजीनियर को इंजीनियर बना दोगे, जबकि प्रैक्टिकल वो कैसे करेगा? थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ रिलेटेड टू इंजीनियरिंग की। अगर बात करें तो इसको हमें ग्रेट अगेन बनाना है ना, तो इसका सवाल का जवाब है हमें जॉब्स क्रिएट करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है, तब जा कर के ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और वो भी पेमेंट थोड़ा हाई होना चाहिए। पता पड़े कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कंपनी में काम करके ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और एक बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट होकर के जा रहा है, या मैकेनिकल से या फिर सिविल से जा रहा है, और उन लोगों को पेमेंट अच्छा मिल नहीं रहा है, तो वो बंदा क्यों फिर मैकेनिकल और सिविल में लगेगा? भाई पैसे अगर ज़्यादा इधर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे तो उस तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि केवल स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल में हमें ग्राउंड पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी जो हमने अभी पूरी डिटेल में डिस्कस की है, तब जा करके कोर इंजीनियरिंग की भी रेलेवेंस बनेगी। और बिना कोर इंजीनियरिंग के आप ये सोचो कि देश बहुत प्रोग्रेस करेगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बेसिस पे ऐसे काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल भी देखो एजुकेशन से रिलेटेड ही है ना, इसमें देखो मीता मुल्ला वत्तल के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है।
बोले पिछले एक दशक से मैं खुद एक एजुकेशन से एसोसिएटेड इंडिविजुअल हूँ, और 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद में फिर जो लाइन लगती है ना, वो देखो आप आज के टाइम पे जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनके आप जितने भी आप वेब पेजेज उठा करके देखो, वहाँ पर वो क्या मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 100% रिज़ल्ट रहा है, हमारे यहाँ पर एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पर ये रिज़ल्ट मिल रहा है, ये हो रहा है। तो बोले एक तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम है ना, वो नेशनल ऑब्सेशन बन गया है। हर कोई बोर्ड एग्ज़ाम में कितने परसेंट आए उसको देख करके बावड़ा होता चला जा रहा है। फिर चाहे पेरेंट्स को ले लो, चाहे प्रिंसिपल को ले लो, चाहे एजुकेशनिस्ट को ले लो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर खुद ले लो स्टेट्स में, वो भी इसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि किसकी कितनी परसेंट ज़्यादा आ रही है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसकी नहीं मिलेगी, जिसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो इस तरीके से हो गया जैसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा हो, और कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है उसको ज़्यादा आप नंबर दे दोगे। तो बोले बच्चे को भी यही विश्वास हो गया है कि मैं इंटेलिजेंट तभी कहलाऊंगा जब मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बाकी और किसी भी केस में मेरे को इंटेलिजेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बच्चा फिर भागेगा किसके पीछे? बोले सिर्फ नंबर्स के पीछे। तो इस केस में हमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, नहीं तो अगेन वही बात स्कूल एजुकेशन का कारण बता दिया था ना। स्कूल एजुकेशन इतनी हमारी क्रिएटिव नहीं है, वहाँ पर रोट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में केवल मार्क्स के ऊपर फोकस किया जाता है, तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी वो खत्म। आजकल तो देखो ये फाउंडेशन कोर्स जब से स्टार्ट हुए हैं तब से बच्चे को स्कूलिंग ही प्रॉपर नहीं होने दी जा रही है। 10th पास हुआ नहीं कि उसको फाउंडेशन के लिए, नीट जेई के लिए उठा करके और सीधा कोचिंग में और वहाँ पर डाल देते हैं उन फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्री में फिर वहाँ पर कोई 50,000 स्टूडेंट्स में से कोई 2-4 जनों का सिलेक्शन हो जाता है तो बावड़े हो जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके का ऑब्सेशन चल रहा है। सबसे बड़ी एक पॉइंट और आ रहा है कि माता पिता जो है वो 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उस पर उनकी एम्बिशन जो माता पिता की रहती है डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहिए, तो वो और थोप दी जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में टॉर्चर ज़्यादा होते हैं बच्चे बजाय कि एंजॉय करना पढ़ाई के। राइटर आगे ये बोलना चाह रही हैं कि अभी एक लीडिंग एजुकेशन थिंकर हैं, ठीक है, जिनका नाम है एलियट इस्नर, उनके द्वारा ये कहा है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको मेज़र कर पाओ, काउंट कर पाओ, और जिन चीज़ों को आप मेज़र कर पा रहे हो इसका मतलब वो नहीं है कि वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि एजुकेशन में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्कूल में एक बच्चा सीख सकता है। मतलब लिटरली स्कूल्स का हाल ये है, एक पैकेज में डाल दिया जाता है बच्चों को उठा करके, इस तरीके से बड़ी एकदम पैक बिल्डिंग है, उसमें ले जाकर के बच्चों को डाला जाता है 7:30 बजे, और वहाँ से निकाल दिया जाता है लगभग 2-2:30 बजे के लगभग, ठीक है। बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। टेबल पे बैठ के वहीं खाना खाओ, वहीं पर आप जाओ, हैंड वॉश करके आओ, जो भी वॉशरूम जाना वापस आकर के बैठ जाओ, ये सिनेरियो है। इंटरवल भी प्रॉपर नहीं होता है, ना खेलने के लिए उनके प्लेग्राउंड है, ना बच्चों का सोशल इंटरेक्शन होता है। एक क्लास खत्म हुई, दूसरा टीचर आ गया, बैक टू बैक क्लासेस। इस तरीके की जैसे आप कोचिंग में एक्सपीरियंस करते हो वैसा एक्सपीरियंस रहता है बोर्ड जो स्टूडेंट्स हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिनेरियो है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। अब आ जाओ गवर्नमेंट स्कूल का। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, मैं आपको बता दूँ हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहता था कि पूरा आराम से ओपन, इधर मतलब स्कूल का बहुत बड़ा स्पेस होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में ना, स्पेशली गाँव में, तो ठीक है। तो वहाँ पर आप देखो एक तरफ तो रूम्स बने रहते हैं जहाँ पर क्लासेस लगती रहती है, और एक तरफ पूरा खुला ग्राउंड रहता है जिसमें अलग अलग प्ले ग्राउंड्स बने रहते हैं। तो स्कूल का कैंपस तो कुछ ऐसा होना चाहिए, जबकि शहरों में एक गली में छोटी सी स्कूल का छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं, बिल्डिंग लगा दी वहाँ पर, और बच्चों को बस वहीं पे घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो केवल पढ़ने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। पढ़ना भी कैसा, केवल एग्ज़ाम पास करनी है, लाइफ सेटल करनी है। बाकी उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए समझ का, एक टीम वर्क जो होना चाहिए, वो टीम वर्क करना बहुत मुश्किलों से सीख पाते हैं। फिर वो ज़िंदगी में फिर वो अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। हो सकता है कि सबके ऊपर एप्लीकेबल ना हो ये, बाकी ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन कितने खुलते हैं, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं बच्चे, जिन बच्चों को प्लेग्राउंड अच्छे से मिलता है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉमर्शियलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है ना। यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड अच्छे से पूरा मिले,
तो बच्चे क्यों कहीं पर पे करके और फिर बाद में अपनी वो कराएंगे कि हाँ जी एकेडमी ज्वाइन कर ली, क्रिकेट सीखना है, फुटबॉल सीखना है, हॉकी सीखना है, स्विमिंग सीखनी है। तो उसके लिए अगर ये तो चलो ठीक है कि स्विमिंग और थोड़ा सा इनमें तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका तो आप छोड़ो, बाकी जो बेसिक जो स्किल्स हैं, बेसिक जो स्पोर्ट्स में जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। पर वही चीज़ है कि यहाँ पर सारा का सारा कॉमर्शलाइजेशन ने बहुत हद तक कहीं ना कहीं इस चीज़ को टेक ओवर कर लिया। और आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके पास में स्पेस अच्छा खासा अवेलेबल है, आज भी मैं मेरे स्कूल में जाके आता हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ पर स्पेस की कमी नहीं है। चाहे बिल्डिंग एक्सटेंड हुई है, क्योंकि अभी पहले 10th तक थी वो स्कूल, अब 12th तक हो गई है, पर वहाँ पर स्पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर प्लांटेशन तक का भी काम सिखाते हैं, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। और जो चीज़ें होती भी हैं तो बहुत कम, केवल दिखावे के लिए होती हैं। वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमें एक तरीके से ये डेडिकेट कर दिया जाता था कि हाँ भाई आपको एक पेड़ लगाना है, मानसून सीजन आ गया, एक पौधा लगवाते थे हमसे, एक पौधा लगवाते थे और उसकी ड्यूटी हमारी थी कि सुबह आते हैं उसको पानी डालना है। सर्दियों में हम उसको प्रोटेक्ट भी किया करते थे पेड़ को, जो मतलब आप देख लो 6-7 महीने में आराम से ग्रो कर जाता है ये बारिश के मौसम में। फिर उसके लिए हम ये आती हैं, मतलब उसकी प्रोटेक्शन के लिए लेकर के आते थे कुछ ना कुछ मटेरियल, ठीक है, जिससे कोटिंग कर दे चारों तरफ से और सर्दियों में फिर वो जले नहीं, ठीक है, ठंड की वजह से। तो ऐसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो पेड़ उगाने का काम कितने जने करते थे हम? 3-4 जने। तो उस 3-4 जनों में काम क्या रहता था कि एक जना ये पानी लेकर के आएगा, एक जना उसके चारों तरफ की जो मतलब जो खड्डा बनाया हुआ उसको रिपेयर करने का काम करेगा, एक जना प्रोटेक्शन के लिए आसपास से छड़ियाँ लेकर के आएगा, वो सेटल करेगा। ऐसे टीम वर्क होता है। अब ये चीज़ें कहाँ सीखने को मिले? रोट लर्निंग में या पैकेज्ड हाउसेज में सीखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस केस, और जबकि आप खुद देख सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एक डेवलपमेंट होता है, बस ये केवल थोड़ा सा एक माहौल इस तरीके से बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल, जबकि मेरे गवर्नमेंट स्कूल जिसमें से हम लोग पास आउट है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ के ज़्यादातर बच्चे बहुत वेल सेटल्ड है, ठीक है, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट लेवल तक पहुँच चुके हैं वो, समझ गए, और अपने कोई छोटे मोटे बिजनेस भी करने को कर रहे हैं काम, और बढ़िया इनकम भी है उनकी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओवरऑल एक स्टूडेंट का जो थॉरो डेवलपमेंट स्कूल में हो सकता है ना, वो आज के टाइम पे नहीं हो पा रहा है। खैर, फिर से टॉपिक पे आते हैं। फिर देखो आगे ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स हैं वो भी इस तरीके से ही माहौल बना करके रखते हैं कि हमारे बेटे के इतने % बन गए, हमारी बेटी के इतने बन गए, बस उसी कंपटीशन में लगे रहते हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि बोले रोट मेमोराइजेशन ही सुपर साबित हो गया कि कौन रट करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा है। और एजुकेशन में केवल कंपटीशन रह गया है, कोलैबोरेशन या एक जो एक कहते हैं ना कि एक अलायंस जो बनने का होता है वो नहीं है। और सक्सेस को हमने नैरोली इंटरप्रीट करना शुरू कर दिया कि मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन सक्सेसफुल है और कौन सक्सेसफुल नहीं है। इसके अलावा कोचिंग की और इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्कूल से निकले फिर कोचिंग में घुस जाओ, ऐसे प्रेशर में रहते हैं, ठीक है। साथ में ये भी देखा गया है कि एग्ज़ाम टाइम पर हेडेक, नींद नहीं आना, गुस्सा आना, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बोले बच्चों में देखने को मिलती है। तो ऐसे में एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कि बता रहे हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब भी हम असेस करें तो वहाँ पर लर्निंग को असेस करने की ज़रूरत है, ना कि ब्लेमिंग को असेस करने की या रैंकिंग को या सर्टिफाई करने की। इसका मतलब जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं ना, उन चीज़ों को आप देखो कि बच्चे ने कितना अच्छे से सीखा है। अब वहाँ पर वो सीखने के बाद में ये होना चाहिए कि क्या कमी रही जिसकी वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, या फिर किस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें कि देख मेरे इतने मार्क्स आ गए, तेरे इतने कम मार्क्स आए हैं। तो वहाँ पर वही बात आ गई, गधे, घोड़े, मछली, हाथी, सबको एक जैसे ट्रीट करने शुरू कर दो। अब सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक एपेटाइट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी अपनी कह सकते हैं ना कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उसके हिसाब से उनको फिर टैकल करने की ज़रूरत है। पर वही चीज़ अभी माहौल केवल परसेंटेज को लेकर के बना हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि वर्ल्ड ओवर वर्कर्स की क्या स्किल्स हैं, क्या सीखा है उन्होंने। उसमें क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है।
अब आप देखो कि क्या यहाँ पर एक भी मार्क्स की बात की गई है। और आज देख लो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज के जो ऑनर्स हैं वो कभी भी कोई टॉप रैंकर नहीं है, राइट। या फिर ये कह दो कि जिन्होंने बहुत ही सुपर मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, एक बात कही जाती है, हो सकता है आपको बुरा लगे पर बोलना पड़ेगा। जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना वो डिसीजन मेकिंग में बड़े फिसड्डी हो जाते हैं, डिसीजन लेने में बहुत डरते हैं, क्योंकि ज्ञान ज़्यादा हो गया ना, तो ज्ञान की बेसिस पे वो कुछ भी डिसाइड करते हैं ना तो 1000 बार सोचते हैं, तो इसकी वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं कुछ बड़ा जो सोच करके वो चलते हैं, और टेंशन में हो रहते हैं उल्टा, है ना। ये है बात। दूसरी चीज़, आप भी इस चीज़ की रियलिटी को समझो कि जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करके, जैसे आपने गोल ले रखा है कि हमें यूपीएससी क्रैक करनी है, आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के बाद में ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो गई, उसके बाद में कुछ और चैलेंजेस आएंगे, तो उसके लिए आपको मेंटली स्टेबल रहने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो एकेडमिक टेस्ट है वो वोकेशनल कोर्सेज पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना कि देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, फिर वही चीज़ है कि स्कूल लर्निंग जो है वो इतनी हेल्प ही नहीं कर पाती है फिर आगे एजुकेशन में। ठीक है, ब्रिटिश एजुकेटर कैन रॉबिन्सन, देखो अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है, उनका भी यही कहना है कि स्टैंडर्डाइज एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्चुअल में लाइफ के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रही है। उसमें केवल लाइफ को ऐसे बताया जाता है, लाइफ एक लीनियर लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, और उस पर बस रिपीट करते जाओ। किसी एक ने फॉलो किया है, आप भी उसी को फॉलो करते जाओ, उसको भी आगे फॉलो करते जाओ, यही चलता रहेगा बोले। और बस उसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उनको रटो और पास कर लो, और पास होकर के कोई नौकरी वोकरी मिल जाए तो वो करो और मजे करो। तो इनोवेशन नहीं आ पाता है, क्रिएटिविटी बच्चे की वहीं ख़त्म हो जाती है, तो वो चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म में फिर फ़ायदा नहीं दे पाती हैं। तो ऐसे में हम जो भी कर रहे हैं अभी एजुकेशन सिस्टम में, उन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है ना। हमें ज़रूरत है स्टूडेंट्स को और एंगेज करें, एक्सप्लोर करें, केवल रोट लर्निंग पर उनको ना डेडिकेट करें। ठीक है, जो पेडागोजिकल टूल्स हैं उनको हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। केवल मार्क्स के बेसिस पे हम उनको एक बार फाइनलाइज करें कि ये ठीक है ये गलत है, तो वो वाला प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा करेगी, जो आज के टाइम पे कर भी रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है सिटी विद अ व्यू। देखो यहाँ पर सुधीर मनकड़ के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। ठीक है, अब आप देखो कि हमारे यहाँ पर गुजरात में जो गिफ्ट सिटी ओपन की गई है, तो ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के तौर पे इमर्ज होकर के आ रही है। और आप कह दो, ये भी कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी के तौर पे आप देख सकते हो, जहाँ पर बहुत कुछ हाई टेक्नोलॉजी लेवल काम होता है। ठीक है, इसके अलावा टारगेट क्या था, ये गिफ्ट सिटी लॉन्च क्यों की गई थी, इसके पीछे ये था, उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी 2007 में। तो उन्होंने एक, इनका दिमाग ये था कि एक ऐसी सिटी हम डेवलप करें जो कि लंदन, टोक्यो, शंघाई, पेरिस, सिंगापुर, दुबई, यहाँ पर जिस तरीके की मार्केटिंग का काम होता है, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेट करते हैं इन सिटीज़ में, बोलो वैसा ही कुछ हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, गुजरात में होना चाहिए। तो उस चीज़ को ही देखते हुए गिफ्ट सिटी इन्होंने अपनी तरफ से लॉन्च किया। ऐसे में देखो, गुजरात गांधीनगर वहीं पे आसपास में ये गिफ्ट सिटी अहमदाबाद गांधीनगर के पास में लोकेटेड है ये, तो वहाँ पर मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉन्च किया। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं, वो ज्योग्राफिकल एरिया जो गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दी है ना, वहाँ पर कंपनीज हैं वो इस तरीके से ऑपरेट करेगी जैसे कि देश में विदेशी जगह हो। इससे क्या होगा कि वो अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे तो फिर वहाँ पर उन कंपनियों को वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे कि विदेश की कोई कंपनी हो। और वो कंपनियाँ ज़्यादातर कहाँ किस में कनेक्टेड होती हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड। इससे क्या है कि यहाँ पर एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगा, कम से कम रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, और दूसरा इंडियंस को ही नौकरी दी जाती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी भी बन जाती है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ही हमारा मेन टारगेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पे डेवलप किया हुआ है किसको, गुजरात में ये जो गिफ्ट सिटी है, ये इंडिया की ये पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, जिसमें एक तो IFSC दैट मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, और दूसरा एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, दोनों तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन होता है, दोनों के लिए सेपरेट एरिया डेडिकेट किया हुआ है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का मतलब हो गया कि कुछ भी जो ट्रेड हो रहा है इंडिया में
उसमें आप देखो कि किस तरीके से टैक्सेस लगाओगे, कैसे वो मार्केट में बिकेगा, क्या चलेगा। तो ओवरऑल डीटीए और आईएफएससी दोनों मिलकर के प्रॉपर काम कर रहे हैं। फिर बाद में ये बताया जा रहा है कि सिटी में कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ। अभी आप देखो यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। कैपिटल मार्केट, दैट मीन्स आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर खरीदना, शेयर बेचना, ठीक है, वो हो जाता है। इसके अलावा ऑफशोर इंश्योरेंस, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, और उनसे आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो वो फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। कोई बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऑफशोर बैंकिंग, इंडियन बैंक्स इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक्स इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट, शिप लीजिंग, मतलब जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, उनका सबका एक हब के तौर पर इमर्ज होकर के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा दो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों को कंबाइन करके अगर देखें तो लगभग डेली बेसिस पे $11 बिलियन का यहां पर ट्रेड होता है। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी अब लॉन्च होने वाला है। बुलियन का मतलब जो मेटल, गोल्ड, प्लेटिनम, इनमें भी अब यहां पर ट्रेड होने लग जाएगा। ओवरऑल देखें तो गिफ्ट सिटी में जो आईएफएससी और डीटीए ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी गेन कर रहे हैं दोनों मिलकर के। आज देखो 300 से ज़्यादा यूनिट्स ऑपरेट कर रही है यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन हो, यूके के हो, यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो भी इंटरेस्ट दिखा रही है कि हम जो है गिफ्ट सिटी आईएफएससी में आकर के खुद का एक कैंपस ओपन करें। क्यों? फिर यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी, यहाँ पर इंडस्ट्री है, इकोनॉमी से रिलेटेड ट्रेडिंग हो रही है, सारी चीज़ें, तो बोले यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो यहाँ पर हमें ट्रेनिंग भी मिलेगी और सीखने को भी मिलेगा, और वहाँ से हम एजुकेशन देंगे तो कितना बेनिफिट होगा। तो बोले ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो कोविड-19 के बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए, पर उसके बावजूद भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं गिफ्ट सिटी की तरफ, जो इन्वेस्टमेंट भी लेकर के आएंगे, टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएंगे, और अपग्रेडेशन भी होगा इकोनॉमी का। ये है पूरा पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग हीलर्स एंड सेवर्स। देखो आर्टिकल को यहाँ पर लिखा है अमनदीप कपूर ने। अमनदीप कपूर जी का ये कहना है कि डॉक्टर्स की बात कर लो या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी बात कर लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे समाज में, पर इनके खिलाफ में वायलेंस और इनके खिलाफ में जो जानबूझ करके गलत तरीके से इनको किसी केस में फंसा दिया जाता है, ये दोनों प्रॉब्लम ठीक होनी ज़रूरी है। अभी देखो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से एक बिल तैयार किया था, ड्राफ्ट बिल, जिसका नाम है हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019 तैयार किया, पर उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया। फिर बाद में ये पता किया गया कि ये बिल इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ। इसमें क्या था, इसमें देखो डॉक्टर्स को सेफ्टी देने की बात दी थी, पर जब पता किया कि क्यों इसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस होने से रोका गया, तो इसमें एक तो इसके प्रोविज़न क्या थे बिल में, एक तो कोई भी डॉक्टर्स पे इन पे जो होता है ना, ये हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उन पर अगर कोई अटैक करता है, ठीक है, अगर उनके साथ वायलेंट बिहेवियर करता है, तो उस केस में नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा उसको, मतलब बिना किसी वारंट के जेल में डाला जा सकता है और जमानत भी नहीं होगी, और सज़ा होगी कितनी, 5 साल तक की। तो ये इसके प्रोविज़न थे, तो फिर भी ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो पता किया तो निकल के आया कि होम मिनिस्ट्री अनकंफर्टेबल थी कि आज डॉक्टर्स के लिए हो रहा है, पुलिस के लिए होगा, मतलब डॉक्टर्स के लिए हो रहा है, फिर और दूसरे जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉयर्स, पुलिस, और ये लोग भी इसी तरीके के कानून की डिमांड करेंगे। तो ऐसे में ये बिल रुक जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पे इस तरीके के मुद्दे को हैंडल किया जा सकता है अगर किसी डॉक्टर पे कोई वायलेंट अटैक होता है तो। फिर हम बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का टाइटल क्या रहा, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इसमें लीगल रेमेडीज की बात की गई है। इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी डॉक्टर पे कहीं पे कोई अटैक होता है तो वहां पर क्रिमिनल रेमेडीज के बारे में तो इतनी बातचीत करके और केवल ये कहा कि कॉम्पनसेशन दे दिया जाए उनको, जो भी टूट फूट हो वो, उसके बारे में प्रोविजन कर दिया गया है। जबकि जो क्रिमिनल रेमेडीज मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है, कि किसी डॉक्टर पे अटैक हो गया, डॉक्टर को फिर बाद में उसके जो भी अक्यूज्ड है उसको कन्विक्शन तक लेकर के जाना और फिर उसको पनिश करना,
जैसे हमने एक बहुत दिनों पहले एक केस स्टडी किया था जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी आती है दौसा में डॉक्टर के पास में। दौसा मतलब राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो आप देखो कि लेडी की डेथ हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडी थी। उसके बाद में उस लेडी के ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है डॉक्टर के खिलाफ में ना, और डॉक्टर फिर प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से कोई केस आता है तो SHO जो होता है पुलिस में, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोला इस तरीके के इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता था अगर हमारे पास में प्रॉपर प्रोविजन होते तो। दूसरी चीज ये बताई जाती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो केवल पुलिस का ही डोमेन रह गया, और उसमें भी सोवरन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट और आ जाता है। इसका मतलब कि कोई और यहां पर इन्वॉल्व होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सोवरन फंक्शन जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और यहां पर सोवरन इम्यूनिटी दी जा रही है किसको? पुलिस को, जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब पुलिस वाले वहां पर डॉक्टर को अगर टॉर्चर करें तो कितनी गलत बात हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तरफ तो डॉक्टर्स को जो सिक्योरिटी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ उनके साथ में जो मैलेसियस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, गलत तरीके से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, वो टॉर्चर्ड और कर देते हैं उनको। तो उसकी वजह से उनको फिर बाद में कोई गलत स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाती है। ऐसे में IPC के सेक्शन 182, 211, 166A बोले ये साफ साफ ये इस तरीके के प्रोविज़न करते हैं जहां पर कुछ ना कुछ लूप होल निकाल करके डॉक्टर्स को परेशान किया जाता है। ठीक है, तो बोले इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, और इनके बेसिस पे आप देखो कि जेल और 7 साल तक की जेल हो जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ठीक करना ज़रूरी है। नहीं भी नहीं, यहाँ पर राजस्थान का केस बताया जा रहा है कि जनवरी 2019 से अप्रैल 2022 के बीच में लगभग नेगेटिव केसेस इतने रिपोर्ट हुए हैं जिनमें 2,93,956 केसेस रजिस्टर हुए, और फिर बाद में पता पड़ा तो 1,14,973 केसेस तो झूठे केसेस थे। तो बोले इन केसेस को झूठे केसेस से बचाया जा सकता था। कुल मिला के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेनली डॉक्टर्स, उनके साथ में जो ज्यादती हो रही है उसको बचाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मेन निकल के आ रहा है। बाकी आपके सामने है जो भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।